जय हिंद सर। तो आपकी टेस्ट सीरीज के जो कुछ प्रश्न आप लोगों के द्वारा दिए गए आपत्तियों के माध्यम से पूरे राज्य भर से उनका निस्तारण हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा द्रुत गति से ही देख लेते हैं, क्योंकि इनमें जैसे माइनर फर्स्ट का तो अपन ने देखा था, अपन माइनर सेकंड और माइनर थर्ड अब देखते हैं। तो मैंने देखा इसमें तथ्यात्मक प्रश्न अधिक दे दिए आप लोगों ने। हमेशा अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वो व्याख्यात्मक प्रश्नों को समझाए। तथ्यात्मक में भी क्या, जैसे अनेकार्थक शब्द है, पर्यायवाची है, अब ये तो रटने वाली चीजें होती हैं। फिर भी हम पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा जरा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता पर्यायवाची है। अहेरा, व्याध, आखेटक शिकारी के लिए आते हैं। तस्कर, निशाचर, रजनीचर, है ना, ये राक्षसों के लिए आते हैं। अब यहाँ एक 2 नंबर विकल्प जो आपको दिख रहा होगा, उसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? सुधी मानी होता विद्वान, साधु और संत दोनों पर्यायवाची हैं। जरूरी नहीं कि जो विद्वान हो वो साधु भी हो, संत भी हो, और जो संत हो वो सुधी हो, विद्वान हो, ये भी आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर 2 नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्याय हैं? निम्न में से कि ये प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में दिया गया, तो देखना, तिथि, दिवा, देह पर्यायवाची नहीं है। मैं दिवा मानी दिन, देह मानी शरीर है, या गात मानी शरीर, इतवार, लट, ये तो अलग अलग आ गए। रवि और शशि दोनों अलग अलग चीजें हो गई। रवि सूर्य, शशि चंद्रमा, रिपु मानी शत्रु। अब इसका उत्तर आपको टेस्ट सीरीज में ये दिया गया, कंचन, अयश और रजत। अब बच्चे कंफ्यूज हुए। कंचन मानी सोना, अयश मानी लोहा, रजत मानी चांदी। ये वैसे तो तीनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन तीनों को धातु के पर्यायवाची के तौर पर दिया जाता है। तीनों ही क्या है? धातुएं हैं, तो इनको धातु के पर्यायवाची के तौर पर माना जाता है। तो उपलब्ध विकल्पों के आधार पर हम इसका उत्तर ये मानेंगे। वे तीनों एक सेंस में जा रहे हैं, तीनों धातुएं हैं। बाकी इतवार मानी संडे को ही बोलते हैं ना, इतवार है। लट बालों की, अब जिनकी उड़ चुके हैं उनके तो कहाँ से लट आएगी? तो इधर देखो आप, गात, गात मानी शरीर, ये तो अलग अलग हो गए ना। ठीक है, इधर तिथि, तिथि, तिथि तो जानते ही आप, दिवा और देह शरीर, महाराज पूरा अलग अलग हो गया है ना। तो यहाँ अपन 3 नंबर उत्तर मानेंगे। ठीक है, ये व्याख्यात्मक, इसमें फिर भी कुछ बोला जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? बोलो। अरे भाई, मोद, हर्ष, लुत्फ पर्यायवाची है। जश्न, उत्कर्ष, जलवा, ये भी पर्यायवाची है। लेकिन ये प्रश्न आपके थोड़ा सा गलत गया हुआ है, मुझे ऐसे लगता है सीरीज में, क्योंकि स्पृहा और स्पर्धा दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पृहा मानी तो इच्छा, चाहत हो सकती है। स्पर्धा शब्द प्रतियोगिता के अर्थ में आता है ना। अब आपको इसका उत्तर तो क्या दिया गया होगा है? इसका उत्तर आपको शायद, मुझे नहीं पता क्या दिया गया होगा, लेकिन एक चीज, हाँ शायद आपको उत्तर यही दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक गड़बड़ यहाँ और लग रही है। दिवेश और भानु ये दोनों सूर्य के पर्याय हैं, लेकिन तपन तो सूर्य का गुण है। जैसे जल संज्ञा है, जल संज्ञा है, और शीतलता उसका धर्म। हालांकि शीतलता भी संज्ञा, लेकिन वो भाववाचक में चला जाएगा ना है। तो वैसे तपन तो सूर्य से कल प्राप्त हो ही रही थी, खूब तपन थी कल के माहौल के अंदर, वातावरण के अंदर। तो ये दोनों भी पर्यायवाची नहीं है। तो इसके उत्तर मेरे अनुसार 2 नंबर और 4 नंबर। ये डाउटफुल क्वेश्चन आपके सामने गया है त्रुटिवश। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प देखिए। बोलो, ये तो सरल सा ही है।
बोलो, अरे पहले में ही लगा दो ना। पल्लव मानी पत्ता और पुष्प मानी पुष्प। पल्लव मानी पत्ता और पुष्प मानी पुष्प, बस ठीक है। रूख और विटप दोनों वृक्ष के हैं, कंज और पद्म दोनों कमल के हैं। अब बहुत ज्यादा कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो उसको इन दोनों में डाउट हो सकता है। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले को, नए पढ़ने वाले के लिए तो पहला ही उत्तर आ गया। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले को डाउटफुल होगा, क्योंकि पारिजात और मंदार ये दो अलग, एक तो हरसिंगार का पौधा होता है, एक कल्पवृक्ष होता है। वैसे तो दो को कहा गया है, लेकिन दोनों को कल्पवृक्ष के अर्थ में प्रयोग में ले लेते हैं, और आचार्य सुश्रुत ने भी दोनों को एक ही अर्थ में माना है ना। तो मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति यहाँ विवादित मान सकता है, बाकी ये सीधा सीधा उत्तर है। और वैकल्पिक प्रश्न में हमेशा उत्तर तक वहां डिलीट होता तो बाद में होता रहेगा, तो आपको क्या लेना। हमेशा डाउटफुल क्वेश्चन जो है, कंप्लीटली डाउटफुल, और एक जो है थोड़ा बहुत संशय का लाभ दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए वैकल्पिक परीक्षा में। भाई ये जैसे कंप्लीटली डाउटफुल आ गए, पल्लव मानी पत्ता और पुष्प मानी फूल, अब हमें क्यों सोचना ज्यादा, फिर तो उत्तर आ गया ना, ऐसे ध्यान रखना होता है। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्याय हैं? घर के पर्याय हैं, बोलो, अरे बोलो। निलय और धाम, भाई साकेत तो अयोध्या का पर्याय है। भुवन मानी लोक होता है, निकुंज वो लताओं का वृक्षों का जो है ना, तो निलय, निलय मानी घर होता, धाम घर का पर्याय है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से संगत का चयन कीजिए कि कौन सा सही है। बोलो, है 2 नंबर कैसे होगा? संगत पूछा है, रवि मानी सूर्य होता है, राकेश मानी चंद्रमा होता है, उडू मानी नक्षत्र होता है, उडुपति चंद्रमा होता है। नक्षत्र 3 नंबर, नक्षत्र और नखत, नक्षत्र और नखत। अगला देखो, कुबेर का पर्याय नहीं है। इसमें हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती थी, किन्नरेश शब्द आया है, लेकिन किन्नरेश भी कुबेर का पर्याय है, राजेश्वर भी कुबेर का पर्याय है, नृपेश भी कुबेर का पर्याय है, लेकिन कोविद, कोविद तो विद्वान को कहते हैं ना, कवि कोविद रत्नमाला, है ना, याद आया, तो कोविद ये पर्याय नहीं है। विशेषण के संबंध में असंगत कौन सा है? बोलो, विशेषण के संबंध में असंगत कौन सा है? पढ़ो आराम से एक एक। इससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती, सही बात, लिखवाया हुआ है मेरा। अरे भाई जैसे मैंने कहा कुत्ता संज्ञा है, काला कुत्ता कहते, काला विशेषण जोड़ते ही उस संज्ञा की जो व्यापकता थी वो सीमित हो गई ना। भाई कुत्ता में तो सारे कुत्ते आ गए, मान लो दुनिया में 5 करोड़ कुत्ते हैं, तो कुत्ता शब्द में तो सारे आ गए, लेकिन काला बोलते ही उसमें से 2-1 करोड़ ही बचेंगे। भूरेर, सफेद, चितकबरेर हैं, वो अलग हो गए ना, तो काला शब्द ने उस व्यापकता को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। जैसे मैंने कहा छात्र, तो सारे ही आ गए। अब मैंने इसके सामने कहा ईमानदार छात्र, तो संज्ञा की व्यापकता क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। सारे तो ईमानदार नहीं भाई, एक दो तो गड़बड़ करते हैं ना, 4 बजे नहीं जगते हैं, हाँ ठीक है। तो ये भी सही बात लिखी हुई है। दूसरा, जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेष्य कहते, सही बात भाई। जैसे मैंने कहा काला कुत्ता, तो काला शब्द विशेषण है, तो फिर कुत्ता क्या हो गया, विशेष्य, सही बात है। और तीसरा, सभी विशेषण विकारी शब्द है, नहीं, विशेषण लिखाते समय नोट डाल के लिखवाए, अकारांत विशेषण शब्दों में परिवर्तन नहीं आता। विशेषण तो विकारी शब्द है, लेकिन एग्जामिनर ने, टेस्ट बनाने वाले व्यक्ति ने सभी शब्द जोड़कर कंफ्यूजन दे दिया। सभी विशेषण विकारी थोड़ी होते हैं भाई। जैसे मैंने कहा सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, क्या सुंदर शब्द में बदलाव आया? अजी आया नहीं। हाँ चलो मान लो अब आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है सभी को लेकर करके, तो चौथे विकल्प को और देख लो, है ना, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है वह उस संज्ञा की
व्याप्ति मर्यादित नहीं करता। अरे जो संज्ञा व्यक्तिवाचक ही है उसकी व्यापकता एक तक सीमित हो गई, अब उसको क्या सीमित करोगे भाई? जैसे मान लीजिए आप में से किसी का नाम राकेश है। क्या नाम है? अब मैंने कहा राकेश सुंदर है। अब सुंदर शब्द राकेश की व्यापकता को सीमित करेगा क्या? वो ऑलरेडी किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है। जातिवाचक संज्ञा होगी तब तो उसकी व्यापकता को सीमित करोगे, व्यक्तिवाचक है तो कहां से सीमित करोगे? समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो अब इसमें भी कोई डाउट नहीं, तो इसमें हल्का सा डाउट आ रहा है, तो उत्तर क्या हो गया? 3। डाउट क्या, वैसे तो मैंने पूरी व्याख्या कर दी, लेकिन मान लो आप हल कर रहे हो और आप थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन में आए, लेकिन बाकी 3 को लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये उत्तर हो गया। सभी विशेषण विकारी नहीं होते। वैसे नोट्स में लिखा हुआ है अकारांत विशेषण शब्दों में विशेष्य के अनुसार परिवर्तन नहीं आता, लिखा हुआ है ना? ठीक है जी, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? अब ये तो सोल्व करो, ऐसे चुपचाप मत बैठे रहो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, कुछ पुस्तकों के लिए आया है। पुस्तकें कैसी संज्ञा है? गणनीय संज्ञा है। गणनीय संज्ञा के लिए कोई शब्द आए वो संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। तो उत्तर पहला ही हो गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? तो इसमें नहीं हुआ क्योंकि ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। एक बार आगे और देख लो। मेरे मन में आते कि पूछूं, अनिश्चयवाचक है। मेरा हाल कुछ न पूछो, इसमें भी अनिश्चयवाचक है। लेकिन दोनों की आकृति कुछ कुछ मिलती है। यहां ये शब्द सर्वनाम के बजाय मुझे परिमाणवाचक विशेषण जैसा लग रहा है। कुछ कुछ मिलती है माने थोड़ी थोड़ी। समझ रहे? थोड़ा थोड़ा के अंदर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो आपको क्या उत्तर दिया गया है नहीं पता, लेकिन ये मुझे डाउटफुल, और इसके अंदर में 2 उत्तर बढ़ गए आगे। इनकी आकृति कुछ कुछ मिलती, जरा जरा से मिलती है। अब जरा जरा शब्द को आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं मान सकते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं मान सकते। तो इसमें कितने उत्तर आ रहे हैं? 2। आगे बढ़ो। उसका सिर कुछ भारी सा हो गया वाक्य में रेखांकित विशेषण का उदाहरण है। भारी सा, इसको रेखांकित ये किया हुआ है प्रश्न में, तो बोलो क्या होगा? अरे भारी, हल्का, ये सब गुणवाचक विशेषण होंगे ना। और याद है जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए, तो सर्वनाम पढ़ाई तो उसमें मैंने आप सर्वनाम की कई स्थितियां लिखवाई थी क्या? उसमें एक अंतिम उदाहरण था, आप सा मित्र पाकर मैं प्रसन्न हुआ। जहां सा का प्रयोग हो तो गुणवाचक है क्या? यहां क्या माना जाएगा? गुणवाचक माना जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। भारी शब्द जो है, भारी व्यक्ति, तो भारी क्या है? गुणवाचक। भारी शब्द क्या है? गुणवाचक। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? अच्छा प्रश्न है, जरा विचार करना। निम्न में से किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? सारा कुटुंब उसकी प्रशंसा करता। सारा कुटुंब परिमाण है। इस व्यापार में थोड़ा बहुत लाभ है, परिमाण है। लकीर और सीधी करो, और तो ये भी क्या है? परिमाण। यह मैदान लंबा है, तो ये परिमाण थोड़ी हुआ, ये मात्रा थोड़ी हुई। ये मैदान लंबा है, ये मैदान छोटा है, ये व्यक्ति लंबा है, ये व्यक्ति छोटा है, तो ये मात्रा सूचक शब्द थोड़ी हुआ। ठीक है? तो ये तो एकदम गुणवाचक की तरह हो गया ना भाई। जैसे आप कहो रमेश लंबा है, रमेश है, तो लंबा को आप यहां बताओ क्या मानोगे? परिमाणवाचक मानोगे? नहीं ना। तो ये प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर 2 नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सीधा उत्तर है, सीधा उत्तर। बोलो। निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है।
यह कोई नया नियम नहीं। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? लीजिए महाराज, ये मैं चला सर्वनाम है। जिसे देखता हूं वही व्यस्त है। क्या निश्चयवाचक है? अधिकार पाकर कष्ट देना यह बड़ों को शोभा नहीं देता। पहले कहे गए वाक्य के स्थान पर यदि कोई शब्द आए तो उसको क्या माना जाता है? निश्चयवाचक। क्या माना जाता है? लिखवाया हुआ है। अरे शेर जंगल की तरफ गया, यह मैंने देखा। गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यह मैं देख करके आया हूं। तो पहले कहे गए वाक्य के समर्थन या स्थान पर शब्द आए तो निश्चयवाचक है। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त, ये तो संबंधवाचक जैसा प्रतीत हो रहा। हालांकि कई पुस्तकों में इसको निश्चयवाचक दिया जाता है, लेकिन यहां ये स्पष्ट तौर पर निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। फिर मान लो ऐसी कोई चीज डाउटफुल होती है परीक्षा के अंदर, तो आप जो नजदीक उत्तर है जिसको लेकर आप श्योर हैं उसकी तरफ जाया करो। फिर मान लो उसमें कोई थोड़ा बहुत गुणा भाग निकलेगा तो रीट लग करके वो वैसे डिलीट हो जाना है। लेकिन नहीं डिलीट हुआ तो ज्यादा प्राथमिक है, आपको उसकी ओर जाना चाहिए। वैकल्पिक परीक्षा में मेरी ये राय है। समझ रहे भाई? मैंने लिखवा रखा आपको, पहले कहे गए वाक्य के समर्थन या स्थान पर कोई शब्द आए तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चयवाचक। क्या हुआ है? क्या है? अनिश्चयवाचक कैसे हुआ 3 नंबर में? संबंध है। ये तो संबंध हुआ ना, जो दौड़ रहा था वो जीतेगा। ये तो संबंध हुआ ना, आपस में दो संज्ञाओं का संबंध हुआ है। क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम की कंडीशन होती है, निश्चयवाचक तो वही होगा जहां संज्ञा आएगी। भाई जिस संज्ञा की निश्चितता प्रकट कर रहा है वो संज्ञा तो आए। जब संज्ञा ही नहीं है तो निश्चितता कैसी? समझ रहे हैं आप इस बात को? और अनिश्चयवाचक का तो कोई सवाल ही नहीं। महाराज तेरा दिमाग कहां चल रहा है? देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बोलो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बहुत से लोग ऐसा समझते हैं इसमें क्या कोई गुण है? नहीं। एक तुम्हारे ही दुख से हम दुखी हैं, कोई गुण है? दुविधा में दोनों गए, दोनों संख्या में भी समुदाय, माया मिली ने मेरे योग्य। योग्य शब्द क्या होता है? गुणवाचक। योग्य कामकाज, क्या? योग्य व्यक्ति, योग्य लड़का, योग्य लड़की, है ना? ऐसा। तो इसमें 1 नंबर होगा। देवी जी क्या उत्तर होगा? योग्य। हाँ, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? हम तुम साथ ही हाट को चले, हम तुम पुरुषवाचक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, पक्का ये है जी। वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाना चाहते, तो वह भी क्या है? अरे बोलो तो, पुरुषवाचक। किसी दिन मैं अपने आप को भूल जाऊं तो मैं भी क्या है? पुरुषवाचक। तब से श्रीमती के शिक्षा क्रम में विघ्न पड़ने लगा। देखो ये जो श्रीमती शब्द है ना, कामता प्रसाद जी ने इसको भी पुरुषवाचक की तरह माना है। कामता प्रसाद गुरु ने इसको भी पुरुषवाचक की माना है। जैसे ये आपके स्थान पर जैसे प्रयोग होता है ना कई बार, है ना, इसको भी पुरुषवाचक की श्रेणी में लिया। तो एक्चुअल में तो इन चारों उपलब्ध विकल्पों में पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब इसमें से उत्तर किस में आए? तो मैंने टेस्ट टीम से चर्चा की तो उन्होंने कहा गुरुजी ये मैं भूल से लिखा गया था, मैं इसमें नहीं था। तो इसमें मैं न होता तो उत्तर ये होता, है ना। मैंने पूछा भाई ये कैसे? तो उन्होंने कहा गुरुजी भूल हो गई, मैं चला गया। जबकि वो जानबूझ के प्रश्न बनाया और बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया। मैं प्रशंसा करता हूं प्रश्न निर्माता की, क्योंकि श्रीमती बच्चा उत्तर इसको लगाता। हालांकि वो तो प्रश्न गलत चला गया तो बच्चा तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लेकिन यदि यहां मैं नहीं जाता तो बच्चा किसको उत्तर लगाता? इसको उत्तर लगाता। जबकि इसमें श्रीमती में कामता प्रसाद जी ने क्या माना है? पुरुषवाचक है। एक नया तथ्य मिल गया है। और बच्चा इसको क्यों लगाता? वो आपको लेकर कंफ्यूज होता। लेकिन ये आप यहां निजवाचक की तरह आया है। किसकी तरह आया है? निजवाचक की तरह। हाँ, अब जो जिस सिचुएशन में ये प्रश्न आपके सामने है उस सिचुएशन में चारों के अंदर ही पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा, है ना। लेकिन जिन्होंने बनाया वो बड़ा विचार करके बनाया, लेकिन यहां ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई। ठीक है जी,
आगे बढ़ो। तो ये ध्यान रखना, श्रीमती, है ना भाई। इसको वाक्य को यूं देखो, तब से उसके शिक्षा क्रम में विघ्न पड़ने लगा। कायदे से वाक्य ऐसे होना चाहिए। अब सम्मान दर्शाने के लिए बेचारे ने श्रीमती कह दिया, भय से, क्योंकि श्रीमतियों का भय भी तो लगता है। तब से उसके शिक्षा क्रम में विघ्न पड़ने लगा। उसके में क्या होगा? अन्य, अन्य पुरुषवाचक क्या होगा? अन्य है भाई। जैसे मैंने कहा, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप एक अच्छे वक्ता व कुशल, आप एक अच्छे वक्ता थे, है ना। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो कायदे से वाक्य क्या होना चाहिए? नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। तो ये जो आप शब्द है किसके लिए स्थान पर आया? उन्होंने के स्थान पर। किसके स्थान पर आया? उन्होंने क्या होता? अन्य पुरुषवाचक। क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक। तो भले शब्द आप हो, लेकिन आया तो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर है ना। और तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर होता, वो क्या होता? अन्य पुरुषवाचक। क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक। तो ये बड़ी प्यारी बात, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। बड़ों ने सच कहा है कि जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ, अन्यथा सारा कमाया नष्ट हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं है? बोलो। इसमें संख्यावाचक नहीं है। अरे क्या कोई संख्यावाचक शब्द आया है? नहीं आया, तो इसमें संख्यावाचक नहीं है। ये तबीयत भी है ना। देखो, जिस विकारी शब्द के प्रयोग में, पढ़ो, जिस विकारी शब्द के प्रयोग में हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो। अरे विकारी शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? राम। अब इसके बारे में हम विधान करने के राम खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना। तो ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो ये ध्यान रखना, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते, उसे हमेशा क्या कहा जाता है? क्रिया। तो परिभाषा की तरह इसको आप ध्यान रख लेना। और क्रिया के संबंध में असंगत कौन सा है? क्रिया के संबंध में असंगत कौन सा है? बड़ा सरल प्रश्न है। पढ़ो, पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं। अरे धातु में विकार होने से क्रिया बनती, सही बात। क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती, सहकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। गलत बात। क्रिया तो 2 ही प्रकार की होती, सहकर्मक और फिर सहकर्मक का आगे जाकर विभाजन हो जाता है। तीसरा विकल्प देखो, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, वो दूसरी वस्तु कर्म होती है, उसको क्या कहेंगे? सहकर्मक। और जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता पर ही पड़े, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। अरे भाई, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो क्या होती? अकर्मक। और कर्ता पर नहीं पड़ता तो कर्म पर पड़ता तो क्या होती? सहकर्मक। धातु में विकार होने से क्या बनते? क्रिया। अरे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु में ना जोड़कर सामान्य रूप बनाते हैं, है ना। और ये प्रश्न कहां भाग गया, है ना। और तो क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती, 3 प्रकार की नहीं होती। अगला प्रश्न। अच्छा, अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवान बनाया। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? सोचो। बोलो बोलो बोलो। है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अपूर्ण सहकर्मक देखो, करना, बनाना, समझना, पाना और मानना। लिख लो भले, या मैं इसमें लिख देता हूं। करना, बनाना, पाना और समझाना, ये क्रियाएं जहां होती है वहां हमेशा कौन सी क्रिया होती है? अपूर्ण सहकर्मक। क्या होती है? अपूर्ण सहकर्मक। समझना, सुन, करना, बनाना, पाना, समझना, और एक और मानना, वहां अपूर्ण सहकर्मक क्रिया होती है। इनकी पूरी पीपीटी डाल देंगे हम टेलीग्राम पे, तो इसमें साथ आ जाएगा, रीड कर लेना, है ना। करना, मानना, बनाना, पाना, समझना, ये क्रियाएं होती है, वहां हमेशा कौन सी क्रिया मानी जाती है? अपूर्ण सहकर्मक। कौन सी? अपूर्ण सहकर्मक।
आगे देखो, बढ़ जाऊं। किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? बहुत अच्छे से समझाया हुआ आपको, बताओ है ठीक है ये? चलो बढ़िया है, तो करो सोलो फिर, तो ताजा ताजा पढ़े हुए हो हैं। अरे लड़के पाठ है, इसमें कोई प्रेरणा है क्या? मालिक ने नौकर से गाड़ी चलवाई है, चलवाता प्रेरणा है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, इस उदाहरण को मैंने समझाया हुआ है। कैसे? गुरुजी ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो गुरुजी ने पढ़ाया तब बच्चों ने पढ़ा ना, व्याख्या हो रखी इसके। और बच्चे को रोटी खिलवाओ, तो खिलवाना तो प्रेरणा ही होगी ना, है? तो इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न, असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का चयन करें। देखो जरा प्रश्न को ध्यान पूर्वक। बोलो है। अरे भाई, मोहित शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता, क्या चलता है? चालें। और क्या सोता? नींद कोई कर्म नहीं होता, तो ये भी एक कर्म की है। और पुनीत फुटबॉल खेलता, क्या खेलता है? हैं? और वह सुबह सुबह दौड़ता, क्या दौड़ता? कुछ नहीं, एक कर्मक। ये तो चारों ही संगत है महाराज, इसमें कोई उत्तर है नहीं है ना? इसमें कोई भी उत्तर नहीं है। और जब मैंने पूछा भाई ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने यहाँ सहकर्मक लिख करके दिया था, ये कोई टाइपिंग एरर की वजह से हो गया है ना। वापस रिपीट हुआ क्या ये? हाँ, तो ये गलत है। इसमें चारों के चारों क्या है? उत्तर है। यदि यहां सहकर्मक लिख करके दे देते तो ये उत्तर हो जाता। ठीक है, उन्होंने जो बनाया, जिसने भी, उनके मन में ऐसा था। बाकी अभी हमारे सामने जो प्रश्न है उसके हिसाब से चारों ही संगत होंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? कितने नंबर है? अरे सरिता जरा सा खाती है, थोड़ा सा खाती है, परिमाण हो गया ना। आगे देखो, वह सहसा चौंक उठा अचानक, फल अच्छी तरह धोकर। कैसे? अच्छी तरह। मीरा कैसे पढ़ती है? जोर से। तो कैसे का उत्तर हमेशा क्या होता है? रीतिवाचक। क्या होता है? रीतिवाचक। और कितना का उत्तर? परिमाणवाचक, है ना। अगला प्रश्न, जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम सनेहि। वाक्य में कौन सा काव्य गुण है? अरे माधुरी है क्या इसमें? कोई श्रृंगार की बात हुई है क्या? जिनको राम सिया प्रिय ना हो, वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो, उनको करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्याग देना चाहिए। क्या इसमें ओज है? कौन सा है? प्रसाद। झलकत अक्षर अर्थ, जहां जहां अक्षरों से अर्थ झलक जाए वहां क्या होता है? प्रसाद। प्रसाद कहां होता है? सुस्कंदना अग्निवत, सूखी लकड़ी में जैसे आग, सहसेव बिना प्रयत्न के, स्वच्छ जलवत है। मम्मट ने 3 सूत्र दिए थे ना प्रसाद के, तो यहां तो पढ़ते ही अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा गुण है? प्रसाद। ए मानुसी भूमि ए बानरी करो उपयुक्त पंक्ति किस काव्य दोष से युक्त है? उदाहरण मेरा ही लिखवाया हुआ है ये तो क्लास में। बोलो। अक्रमत्व कौन सा होता है? अक्रम। अरे भाई, इसमें रावण ये कहना चाहता है कि मैं पृथ्वी को मनुष्यों और बंदरों से रहित कर दूंगा, लेकिन यह अमानुषी शब्द भूमि का विशेषण बनकर के आ गया। मैं मनुष्यों से रहित भूमि को बंदरों से रहित कर दूंगा, है तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना, शब्द आगे पीछे होने की वजह से। तो वहां अक्रमत्व होता है। अब यहां ये ध्यान देना, 2 दोष होते हैं, अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व। जहां शब्द आगे पीछे हो जाए वहां तो होता है अक्रमत्व, और जहां बात आगे पीछे हो जाए, बात आगे पीछे होने का मतलब है 50 रुपए दे दो, 50 नहीं तो कोई बात नहीं 100 दे दो। अब यह बात ही आगे पीछे हो गई महाराज। पहले 100 मांगो, 100 नहीं मिले तो 50 मांगो। अब जो 50 नहीं दे रहा वो 100 थोड़ी ना देगा। जहां लोक प्रचलित अर्थ के अनुसार कथन
कथन आगे पीछे हो जाए वहां तो क्या होगा, दुष्क्रमत्व, और जहां शब्द आगे पीछे हो जाए वहां क्या होगा, अक्रमत्व। ये अगला प्रश्न तुरंत वैसा का वैसा ही। जब क्रम अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहां क्या होगा, दुष्क्रमत्व। बोलो क्या होगा, दुष्क्रमत्व। क्या होगा, दुष्क्रमत्व। अभी मैंने समझाया ना। अगला, आपका बंटी उपन्यास के संबंध में असंगत कथन है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ, सही बात। तलाक सुधा दाम्पत्य जीवन की त्रासदी और तलाक सुधा दाम्पत्य जीवन समाज का यथार्थ चित्रण है। इसके कथानक में उत्तरोत्तर बिखराव मिलता है, ये गलत बात है। इसके कथानक तो में तो बहुत कसावट है, कोई बिखराव नहीं। और सुनो, यदि कोई दंपत्ति तलाक ले रहे हैं और उनके संतान है तो एक उपाय बता रहा हूं, आपका बंटी उपन्यास ले जाकर दे दो उनको, दोनों को। यदि वो थोड़े बहुत भी हाँ कोई मूर्ख ही उनमें से एक दिमाग ही नहीं है तब तो एक अलग बात है, नहीं पढ़े लिखों में ज्यादा होता तलाक। आपका बंटी उपन्यास दे दो उनको, यदि जरा सी भी संवेदना दोनों में शेष है तलाक नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें उस बच्चे पे क्या असर पड़ता है उसका बहुत खतरनाक चित्रण किया है? तो उनकी आत्मा हिल जाएगी महाराज। जरा भी संवेदनशीलता बची है, और एकदम यह है कि हम तो जलेंगे और मरेंगे और जलाएंगे, ऐसी स्थिति में आ गए कि अपने भाग्य को तुड़ी लगानी है। अब तो है पूरी दिया शलाई लेकर बैठे हैं, अब तो जला के छोड़ेंगे, तब तो एक अलग बात है। लेकिन जरा भी उनमें गुंजाइश शेष है, उपन्यास दे दो, अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, वापस एक हो जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को है। अरे कोई महिला बहुत ज्यादा पंचायती कर रहे हो अपने घर में है और बड़ा गड़बड़ करने पर तुली हो, उसको एक कहानी है बड़े घर की बेटी, वो पढ़वाओ उससे, ठीक है, बुद्धि काम करे। पढ़ो। ये तो शुक्ल है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 से अधिक कवियों को स्थान दिया। गलत बात, 1000 से भी कम ही रह गए थे। हाँ, 1000 से अधिक नहीं थे। वो ऐसे पढ़ते पर लगभग 1000, लेकिन यदि बहुत डेप्थ में जाए तो 1000 से संख्या 1-2 5 7 कम ही है, ज्यादा नहीं है ना। दूसरा, इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्य को, सही बात है, उन्होंने जीवन व्रत के बजाय उनके साहित्यिक महत्व को दिया है। और उन्होंने वो लिखने में भले लिख देते पर लगभग 1000, लेकिन 1000 से संख्या क्या थी, कम थी। तो इसमें ए तो गलत है और आर सही, ए तो गलत है और आर सही है। पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, बढ़ो। करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? हाँ, वो जो 1000 के ऊपर बता रहे हैं ना, 4-5 की संख्या, 3-4, वो तो ठाकुर साहब की है। हाँ बताओ। अरे ओजगुण है ना, अरे वीरवार आ जाए वहां ओजगुण ही होता। बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें। लो जी, कौन सा गुण है? ओजगुण। इस पढ़ते ही पता चल जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब हम सीधा पहुंच रहे हैं माइनर थर्ड में। इनमें से किस शब्द में खर से संबंधित नहीं है? इनमें से किस शब्द में खर से संबंधित नहीं है? खर मानी दुष्ट भी होता है, खर मानी तीक्ष्ण भी होता है, खर मानी राक्षस भी होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तीव्र। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? बोलो।
अरे पहला ही होगा। है पिंगल मानी पीला बंदर पक्षी, केतु ध्वज पुच्छल तारा, ग्रह अंबर वस्त्र आकाश बादल, कला, कला, कला मानी कौशल तो होता है, और कला समय की एक इकाई भी है समय की एक इकाई। एक कला में 1.6 मिनट होते हैं, एक कला में 1.6 मिनट होते हैं ना, ये ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं में। लेकिन मुहूर्त तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यही होगा। केतु, केतु एक तारा भी है, ग्रह भी है, ध्वज भी, अंबर वस्त्र आकाश बादल होता ही है, पीला बंदर पक्षी होता ही है। ठीक, आगे बढ़ो। अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। असंगत, गलत। सोचो, आराम से पढ़ो, ऑनलाइन जो है उनको भी पढ़ने का वक्त दो। अरे पय मानी दूध जल अन्न होते हैं, फूल मेवा लाभ परिणाम, पता नहीं, पत्ता, पता, पता माने ठिकाना भी होता है, पंख भी, लेकिन पत्ता नहीं होता। पत्ता और पता अलग अलग हो गए ना, पत्ता तो एड्रेस हो गया ना, है ना। पतंग मानी पतंगा, सूर्य नाव, तीनों होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। ये असंगत हो गया। अगला प्रश्न देखो, अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से सही कौन सा है? क्या बोल दे, यही बोल दे से बोल दे। अपन कोई वृक्ष है, वृक्ष के क्या लगा? फूल, तो उसको उस अर्थ में, परिणाम के अर्थ में ले लिया जाएगा। भाई तुमने इतनी मेहनत की, बता क्या फूल खिला। समझ रहे हैं आप इस बात को, है ना। इधर देखो, अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा, बोलो सही कौन सा है? अरे घात माने चोट भी होता है, दांव भी होता है, गुणनफल भी होता है। घात, घात लगा के बैठा है, घात मारी, है ना, घात प्रतिघात। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द बाल से संबंधित नहीं है? ये आप ही बताओ भैया। सरल है प्रश्न। क्या होगा? बाल मानी केश भी होता, बच्चा भी होता, गेहूं की लट भी होते, बलि, बलि मानी तो बलिदान होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत कौन सा है? बोलो। जोड़, युग, मेल, गांठ सही है। बल, शक्ति, चक्कर, मरोड़, उसके बल पड़ गया, मरोड़, है ना, हो गया ना। है बिंदु मानी बूंद, कण शून्य, सूर मानी अंधेरा थोड़ी होता है? हैं? ये तो सूर्य के अर्थ में भले ले लो, सूर में ए जोड़कर शोर बनाते हैं ना अपन। ठीक है, आगे देखो, इनमें से कौन सा विकल्प पुष्कर के संदर्भ में असंगत है? पुष्कर के संबंध में मद भी, युद्ध भी, बाण भी होता, लेकिन पयोद नहीं होता, है ना। अब ये याद करने पड़ेंगे, इनका कोई उपाय नहीं है। इधर देखो, किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? संगत नहीं है। पयोधर मानी बादल होते हैं, तालाब भी होता है, और पर्वत भी होता है। और पर्वत के ऊपर बादल ठहरते हैं ना, तो एक अनेकार्थक शब्द में प्रयोग करते हैं कि जो बादलों को धारण करता है, पयोधर, है ना, या जल को धारण करता है। भाई ऊपर ही ऊपर रहते हैं ना बादल, पर्वत की शिखाओं पर दिखेंगे आपको। पर्चा, कागज, अखबार, प्रश्न पत्र, धार मानी धारा, प्रवाह, पैना, नाल मानी डंडी, डंठल, सांप, ये उत्तर हो गए ना। नाल मानी सांप नहीं होता। तो प्रश्न क्या पूछा है? संगत नहीं है। ये है और नहीं है में बड़ी गड़बड़ होती है, तो ये ध्यान ही रखना महाराज। हाँ बोलो। बाल, शोभा और मोर के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द कौन सा है? सारंग। सारंग शब्द के बहुत अर्थ होते हैं महाराज, सारंग के बहुत ही अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द सोम शब्द का अर्थ बोधक नहीं है? यम होता है, कुबेर भी होता है, सोमरस भी होता, सूर्य नहीं होता। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द समूह संगत है? संगत कौन सा है? अनेकार्थक शब्द समूह संगत है। पोच, आवाराहीन, तुच्छ। आगे बढ़ जाओ,
अब इनमें तो मैं क्या समझाऊं, ये तो आपको याद करने वाले हैं ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द नित्य पुल्लिंग है? नित्य पुल्लिंग, क्या रोटी पुल्लिंग होती है? बताओ, प्यास मिठास ये पुल्लिंग है? नहीं। और दारू पुल्लिंग है क्या? दारू तो स्त्रीलिंग है ना, शराब, दारू पी है। और दही, मही, मोती, इन शब्दों को नित्य क्या माना गया है? पुल्लिंग माना गया है, नित्य पुल्लिंग। इधर देखो, सारे के सारे स्त्रीलिंग कौन से हैं? बोलो। वायु, रेणु, वस्तु, सारे के सारे स्त्रीलिंग है। वायु बह रही, रेणु, रेणु मानी मिट्टी, वस्तु है। दूसरे में देखो गुलाब है, गुलाब पुल्लिंग आ गए ना। ताश का खेल और हीरा, ये क्या आ गए? पुल्लिंग। तो इसमें क्या पूछा? सभी शब्द स्त्रीलिंग। तो कौन सा नंबर हो गया? 1 नंबर। जब जब अनावृष्टि हुई है तब तब अकाल पड़ा है। भूतकाल की क्रिया के साथ है आता है तो क्या होता है? बोलो। आसन्न। क्या होता है? आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न, जब आप उनके पास गए तब ये चिट्ठी लिखते होंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। संदिग्ध वर्तमान क्या होगा? अरे लिखवाया हुआ है ना सीधा का सीधा, ज्यादा विचार ही नहीं करना। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, संदिग्ध। वह मैंने एक उदाहरण दिया था, बच्चे पर्यायवाची याद करते होंगे, संदिग्ध वर्तमान है। और बच्चों ने पर्यायवाची याद किए होंगे, संदिग्ध भूतकाल। और बच्चे पर्यायवाची याद कर रहे होंगे, संभाव्य वर्तमान। याद आ गया? ठीक है। तुम ऐसी बातें करते हो मानो कहीं के राजा हो। सोचो, तुम ऐसी बातें करते हो मानो कहीं के राजा हो। भविष्य की बात हो रही है ना। मानो कहीं के तुम क्या बनने वाले हो? राजा। तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य। क्या होगा? संभाव्य। भाई सामान्य वर्तमान काल तो नहीं है, भूतकाल भी नहीं है, सामान्य भविष्य की बात भी नहीं है, हो संभावना है भविष्य की। अगला प्रश्न, चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं। ता है, ती है, ते है। बोलो, अरे बोलो तो। सामान्य वर्तमान। ता है, ती है, ते है, किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान में। अगला प्रश्न, तुमने अपना काम एक बार तो कर लिया होता। बोलो, तुमने अपना काम एक बार तो कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। मतलब एक वाक्य, एक उपवाक्य क्या है? गायब है, लेकिन बात किसकी है? भूतकाल की। और कहीं ना कहीं इस क्रिया की किसी न किसी दूसरे पर क्या दिखाई जा रही है? डिपेंडेंस है। वाक्य अधूरा लिख दिया। यदि तुम कल आते, इतना ही दे दिया। है तो भूतकाल का ही वाक्य ना, हेतु हेतु मतद है। ठीक है, हेतु हेतु मतद भूतकाल, क्योंकि संदिग्ध भूतकाल तो है नहीं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल भी नहीं, आसन्न भूतकाल भी नहीं। तो क्या होगा ये? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए अधूरा वाक्य देकर के प्रश्न पूछ लिया गया। आगे देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न। सरदार ने खेत के लिए तलवार से पड़ोसी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? अरे धड़ से अलग कर दी, अपादान तो है ना। करण तलवार से, संबंध पड़ोसी की, अधिकरण नहीं है। है अधिकरण ये होता ना, सरदार ने खेत में, तब अधिकरण मानते, यहां अधिकरण नहीं है। अगला प्रश्न, सहस न सकी भवताप अचानक गल हो गई, हिम होकर भी द्रवित रही कल जलमयी। सह न सकी भवताप अचानक गल गई, मानो हिम होकर भी द्रवित रही कल जलमयी। मानो लुप्त है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहां उपमेय में उपमान की क्या व्यक्त की गई है? संभावना। क्या? संभावना। और संभावना में क्या होता है? उत्प्रेक्षा। क्या होता है? उत्प्रेक्षा। परत, ये तो उदाहरण लिखवाया हुआ मेरा। भ्रमर परत सुख तुंड पर ब्रह्मधरी कुसुम पलाश, सुख ताको पकड़न चहत
जंबू फल की आस। याद आया? कौन सा है? अरे बोलो कौन सा है? भ्रांतिमान। क्या है? भ्रमर परत सुख तुंड पर। तोते की तुंड चोंच को भंवरा क्या समझ रहा है? पलाश का फूल। और सुखता को पकड़न चहत, तोता उसको क्या समझ रहा है? जामुन का फल। और जैसे ही पकड़ेंगे दोनों का ही भ्रम का निवारण हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान। कौन सा हो गया? भ्रांतिमान। देख विकलता मेरी, विधु भी पीला पड़ गया सखी तू देख। बोलो। देखो, देख विकलता मेरी, विधु भी पीला पड़ गया सखी तू देख, पंक्ति में अलंकार है। देख विकलता मेरी, मानो विधु भी पीला पड़ गया। यहां संभावना ही है, यमक है नहीं। क्या पुनरावृत्ति हुई है? श्लेष कोई प्रसंग नहीं, भ्रांति कोई है नहीं। तो यहां भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा। अरे किसी का चेहरा पीला पड़ा है तो उसके अंदर किसकी संभावना व्यक्त की? जैसे चंद्रमा क्या पड़ गया हो? पीला। ऐसा कहकर के भी उसमें सौंदर्य का ही बोध करवाया गया कि चेहरे के ऊपर आभा है ना, और वो आभा कांत हुई। अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के संबंध में असंगत कौन सा? बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें क्या समझाऊं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ थे, सही बात है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण, सही बात है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, मैंने लिखवाया हुआ है कि ये शैव मत के अनुयायी थे, लिखवाया था ना। फिर विद्यापति ने पदों की रचना भक्त के रूप में की, श्रृंगार काव्य की दृष्टि से नहीं, गलत बात है। इन्होंने रचना भक्त के रूप में नहीं की है, श्रृंगारी कवि के रूप में ही की है। याद है शुक्ल की एक टिप्पणी, आजकल भक्ति के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें लगा करके जिनको गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिक संकेत मिलता है, उन्हीं को विद्यापति की पदावली में भी आध्यात्मिक संकेत। राम कुमार वर्मा की एक टिप्पणी, सद्देशनाथा रमणी में ईश्वर कहाँ, है ना, है लिखवाया था, और बड़ी लंबी व्याख्या हुई थी कि यहाँ नायक नायिका कृष्ण है, लेकिन ये भक्ति के पद नहीं है, विशुद्ध रूप से श्रृंगार। सद्देशनाथा रमणी में धर्म कहाँ, एक टिप्पणी लिखवाई थी ना। अरे भाई, अभी अभी स्नान करके जो नायिका निकली हो, उसमें कौन से धर्म के आप प्रतीक ढूंढ लोगे? समझ रहे हैं आप इस बात को? अभिशार के अंदर ईश्वर कहाँ? नायक नायिका के छिपकर मिलने के घटनाक्रम का वर्णन करने में कौन सा धार्मिक तत्व है? नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये श्रृंगार काव्य है, भक्ति काव्य नहीं है, और इन्होंने श्रृंगार के रूप में इसकी क्या की है? रचना। शुक्ल का पूरा ऑब्जर्वेशन आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न बताऊं, जहां कारण एक स्थान पर और कार्य दूसरे स्थान पर, वहां कौन सा अलंकार होता है? असंगति। कौन सा होता है? अरे हृदय घाव मोरे पीर रघुवीर, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीर है। और पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें, हैं थी जीवन बिखरी, थी हमारे जीवन में उलझन बिखरी थी उनकी अलकें। याद आ गया है? पीड़ जब वक्ष में पली होगी, तब जाकर शब्दों में ढली होगी। कान्हा के पांव में पड़े हैं छाले, जरूर राधिका नंगे पांव चली होगी। है पूछ की प्रचंड ठंड और झोर छोर कर, थर थर कांप रहियो कुंवर कनाई है। दांत किट किट बार बार बोले, लाड लेके देख यशोदा बहुत घबराई है। शीघ्र वैद्य को बुलाओ नंद बाबा, लगता है सर्दी भयंकर रूप लेकर आई है। और सारे कवि सोचे, कान्हा कांपे किस कारण से? लगता है राधिका ठंडे पानी से नहाई है असंगति। क्या है? असंगति। ध्यान पूर्वक पढ़ना, बड़ा सारा है। साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीशलदेव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। बताओ सही बात है क्या? अरे बीशलदेव रासो साहित्यिक प्रबंध है या गेय है? क्या 12 में से बीशलदेव रासो को साहित्यिक ग्रंथ माना है शुक्ल ने? नहीं, तो यही गलत है। अब आर को पढ़ो। जो रचना कई 100 वर्षों में लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती, सही बात है। तो ए गलत है, आर सही है। कौन सा विकल्प होगा भैया? है 4 नंबर। कौन सा होगा? 4 नंबर। ये आपको माइनर 2 और माइनर 3 के कुछ प्रश्न हमने क्या करवा दिए? हल करवा दिए। लेकिन इन प्रश्नों को हल कराते समय मुझे व्यक्तिशः कोई आनंद नहीं आया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हल करवाना पड़े। अनेकार्थक और पर्यायवाची याद करने वाली चीजें हैं। हाँ, इनमें से जो 1-2 प्रश्न जो व्याकरण संबंधी प्रश्न थे, जैसे एक तो श्रीमती वाला प्रश्न, वो जो थे ना,
उन पे थोड़ा सा दृष्टि डालने की क्या थी आवश्यकता। और साहित्य की जिन प्रश्नों के ऊपर भी आपने आपत्तियां लगाई वो कोई बहुत इस तरह प्रश्न प्यारे हैं लेकिन डाउटफुल नहीं है कि जिसमें आपको क्या होनी चाहिए, कंफ्यूजन हो। भाई अब इसमें क्या कंफ्यूजन होगी, सही बात है ये तो, है ना, ऐसी बात है। तो ओके, जय हिंद।